Good morning children. Today once again we are with the same chapter, the Delhi Sultans, and this is the third part of this chapter. तो हम अब दिल्ली सुल्तान्स के बारे में और पढ़ने जा रहे हैं. तो like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. varying साइज अलग अलग साइज़ के जो क्षेत्र थे उनके लिए उन्होंने अपनी टेरिटरीज में गवर्नर्स और कमांडर्स को अपॉइंट किया था. These lands were called इक्ता and their holder was called इक्तादार और मुक्ति. तो ये जो लैंड थे उनको इक्ता कहते थे और जो इक्ते का मालिक होता था यानी इक्ते का अधिकारी होता था उसको हम इक्तेदार या मुक्ति कहते थे. The duty of the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their इक्तास. और इन इक्तादार का काम था कि अपने अपने एरियाज़ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, मिलिट्री कैंपेन चलाए और सब कुछ ठीक ठाक रखे. In exchange for their military services, the Muktis collected the revenues of their assignments as salary. और इन सभी कामों के लिए, ड्यूटीज़ के लिए इक्तादार को अपने दिए गए क्षेत्र में से रेवेन्यू वसूल करके अपनी सैलरी पाने का अधिकार दिया गया था. दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज. और इसी रेवेन्यू से उन्हें अपने सैनिकों की तनख्वाह भी देनी पड़ती थी. कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ़ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ़ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड. जो सबसे बड़ी कमी ये थी जिसकी वजह से कंट्रोल ठीक नहीं हो पाता था, तो उसका रीज़न ये था कि इक्तेदार जो हैं वो आपके इनहेरिटेबल होते थे, मीन्स एक के बाद पिता, पिता के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा. तो ये नियम चलता रहता था जिसकी वजह से इक्ताज पे, मुक्ति पर इतना कंट्रोल नहीं हो पाता था. These harsh conditions of services were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. मोहम्मद तुगलक और खलजी के समय में ये नियम बहुत ही सख्ती से लागू किए गए थे. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the मुक्तीज. मुक्ति के द्वारा कलेक्ट किए गए रेवेन्यू को अकाउंटेंट्स चेक करते थे. केयर वॉज टेकन दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रेस्क्राइब्ड बाई द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स. और ये ध्यान रखा जाता था कि इक्तादार उतना ही टैक्स ले जितना कि सरकार ने कहा है और साथ ही साथ उसके पास उतने सोल्जर्स भी होने चाहिए जितने सोल्जर रखने के आदेश उसको सरकार से मिले हुए हैं. एज द दिल्ली सल्तनत ब्रॉट द hinterlands of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samant aristocrats and rich landlords to accept their authority. क्योंकि दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया था कि अपने जो हिंटरलैंड्स थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था. इसलिए उन्होंने क्या किया, जो लैंडेड चिफ्टेन थे जिनको सामंत एरिस्टोक्रेट कहते थे और रिच लैंडलॉर्ड्स थे कि वो एक्सेप्ट अथॉरिटी, वो उनके अथॉरिटी आदेश को स्वीकार करें. अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर हिज ओन कंट्रोल. अलाउद्दीन खिलजी के दौर में स्टेट ने क्या किया, टैक्स को असेसमेंट करने के बाद में लैंड कलेक्शन को अपने कंट्रोल में कर लिया. द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टेंस टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड. जो लोकल चीफ थे वो टैक्स अपनी तरफ से नहीं लगा सकते थे और दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्स, और उनको भी टैक्स देना पड़ता था. द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स. जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो ज़मीन को नापते थे और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सख्ती से सारी चीज़ों पर नज़र रखते थे. Some of the old chieftains and landlords served the sultanate as revenue collectors and assessors. और कुछ जो अधिकारी थे, पुराने सरदार थे, वो रेवेन्यू कलेक्टर का काम करते थे. There were 3 types of taxes. और यहाँ पर 3 तरह के टैक्स थे. ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से टैक्स थे. तो सबसे पहले टैक्स था ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खारज. जो खेती पर टैक्स था वो उसको खारज कहते थे. एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस. और किसान की जो फसल थी उसका 50% खारज टैक्स लिया जाता था.
सेकेंड टैक्स था आपका ऑन कैटल, जो आप जानवर रखते थे, दुधारू पशु रखते थे, उन पर टैक्स लगता था, आप जितना दूध बेच के पैसा कमा रहे हैं उस पर लगता था। एंड ऑन हाउसेज, और जिन घरों में आप रहते हैं उन घरों पर भी टैक्स लगाया जाता था। And it is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside of the control of the दिल्ली सुल्तान्स। और ये भी ध्यान रखना है कि जो बहुत बड़े हिस्से थे सबकॉन्टिनेंट के, वो दिल्ली सुल्तान कंट्रोल से बाहर थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। और बहुत दूर से, जैसे दिल्ली से पश्चिम बंगाल पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था, और इनके एनेक्सिंग यानी इनके हमले के कुछ ही समय के बाद में ये हिस्से जो थे वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाते थे, अपने आप को आज़ाद कर लेते थे। यहाँ तक कि जो गंगेटिक प्लेन थे वहाँ पर भी सुल्तानत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, जिनको सुल्तान की फोर्सेज पहुँच नहीं सकती थी, पेनिट्रेट नहीं कर सकती थी। लोकल चीफ्टेंस इस्टेब्लिश दियर रूल इन दीज रीजन्स, लोकल सरदारों ने अपने राज्य स्थापित कर लिए। Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas but only for a short duration। और कभी कभी मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने इन क्षेत्रों पर कुछ समय के लिए अपना कंट्रोल बनाकर रख पाए थे। The Mongols under Genghis Khan invaded Transaxonia in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their ऑनस्लॉट सून आफ्टर। तो मंगोलों ने चंगेज़ खान के अंडर में नेतृत्व में क्या किया था 1219 में टैक्सोनोमिया पर ट्रांसोक्सिनिया, ध्यान दीजिए ट्रांसोक्सिनिया पर नॉर्थ ईस्ट में जो ईरान में है उस पर अटैक किया था। और कुछ ही समय के बाद उन्होंने दिल्ली पर भी ऑनस्लॉट किया, इन दिल्ली में आकर कत्लेआम मचाए, यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर हत्या की, मर्डर किए, लूटपाट की। Mongol attacks on Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule। मोहम्मद तुगलक के शुरुआती दौर में और अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के आक्रमण भारत पर, दिल्ली पर बढ़ गए थे। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi which posed a huge administrative challenge। और इन सब से निपटने के लिए इन दोनों सरकारों को, दिल्ली सुल्तान को क्या करना पड़ता था, एक बहुत बड़ी सेना अपने पास रखनी पड़ती थी और उसको मैनेज करना वाकई में बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। लेट अस से हाउ द टू सुल्तान डेल्ट विद इट। अब दोनों सुल्तानों ने इस समस्या से कैसे निपटारा किया, इसको हम आगे देखेंगे। एक लिस्ट है, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस इन 1299, 1300 एंड 1302 एंड 1303। यहाँ पर डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, बहुत बड़ी सेना को यहाँ पर डिफेंस के लिए खड़ा कर दिया। दूसरा काम किया, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड न्यू गैरिसन टाउन्स नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। अपने सोल्जर्स के लिए नया गैरिसन टाउन यानी कैंट एरिया डेवलप किया। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन। द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोलों की आर्मी को हराया गया। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसैक्सोनिया। और उसने कहा कि हम से ट्रांसैक्सोनिया पर अटेंड करते रहते हैं। ही देयरफॉर रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी अपनी सेना को तैयार किया वहाँ पर। रादर देन कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू गैरिसन टाउन, भाई तुगलक ने क्या किया, नए गैरिसन टाउन्स बनाए, लेकिन अलाउद्दीन ने तो नए टाउन्स बना दिए, गैरिसन टाउन्स बनाए, लेकिन इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टेड न्यू गैरिसन टाउन्स बनाने के बजाय द ओल्डेस्ट ऑफ 4 सिटीज़ ऑफ दिल्ली ये कुन्हा वाज एम्प्टीड ऑफ इट्स रेजिडेंट्स एंड द सोल्जर्स गैरिसनड देयर। इन्होंने क्या किया, जो दिल्ली के कोना थे उस दिल्ली को खाली करा लिया और वहाँ पर सिर्फ अपनी सेना को रख दिया। द रेजिडेंट्स ऑफ द ओल्ड दिल्ली सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ। और जो वहाँ के लोग थे, निवासी थे, उनको दौलताबाद भेज दिया, जो कि वहाँ से बहुत ही दूर था। द सोल्जर्स हैड टू फेड, सोल्जर्स को खिलाना पड़ता था, पालना पड़ता था। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। गंगा यमुना के बीच की ज़मीन उपजाऊ बहुत थी, इसको दोआब बोलते हैं, और वहाँ से 50% ऑफ द प्रोड्यूस टैक्स के रूप में लेकर अपने सोल्जर्स को सैलरी देते थे, उनको फेड करते थे। और तुगलक ने क्या किया, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड आर्मी, बट
To meet the expense of maintaining such a large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. The coincided with famine in the area. This coincided with famine in the area. टैक्स इसने भी वहीं से लिया, लेकिन उसी दौरान में जब इसने टैक्स बढ़ाया था तो उसी समय फेमेन यानी वहाँ पर जो है सूखा फैल गया था, जिसके चलते लोग जो हैं वो फसल का प्रोड्यूस नहीं कर पाए और किसानों ने विद्रोह कर दिया। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, अब खाने के साथ साथ उनको सैलरी भी देनी है, तो अलाउद्दीन चोज टू पे हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश अदर दैन इक्ताज। अलाउद्दीन ने क्या किया, बजाय उनको ज़मीन देने के, इक्ता देने के, उनको कैश में सैलरी देना शुरू कर दिया। द सोल्जर्स पुट बाय देयर सप्लाई, तो इससे क्या होता था, सोल्जर्स अपनी सप्लाई को खुद लेते थे। इसके बाद सलाउद्दीन ने क्या किया कि कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली, दिल्ली में उन्होंने जो चीज़ें थी उनकी कंट्रोल कर दिया कि भाई फिक्स रेट में, जैसे राशन की दुकान पर आपको राशन फिक्स रेट में मिलता है, वही व्यवस्था अलाउद्दीन ने उस समय अपने यहाँ कर दी थी। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, पेड द सोल्जर्स कैश सैलरी बट इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेज ही यूज अ टोकन करेंसी, उसने एक टोकन करेंसी का इस्तेमाल किया जिसको चमड़े के सिक्के कहे जाते हैं। समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। मैं बता दूं कि उसने जो टोकन करेंसी बनाई थी वो चमड़े की बनी हुई थी। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स, लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपने घरों में सोने चांदी के सिक्कों को स्टोर करना शुरू कर दिया और अपने घर घर में लोग जो हैं टोकन करेंसी बनाना शुरू कर दिए। अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड हिज reign for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasions. अलाउद्दीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे बहुत ही अच्छे थे और इतिहासकारों ने उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया है और उसने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सफलतापूर्वक जो है मंगोल इन्वेशंस, मंगोल हमलों को सब विफल किया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर ए फेलियर, मोहम्मद तुगलक के सारे अटैम्प्ट्स फेलियर साबित हुए। उसका कश्मीर कैंपेन भी एक डिजास्टर, बर्बादी साबित हुआ। देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसैक्सोनिया एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, और अपनी बड़ी आर्मी को डिसबैंड कर दिया। बैंडेड मीन्स अपनी आर्मी को उसने तोड़ दिया, टुकड़ों में बांट दिया। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी परेशानियां पैदा हो गई। द शिफ्टिंग ऑफ, जो जिसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था और इसने जो टैक्स बढ़ाए तो दिल्ली से दौलताबाद ले जाने में लोग बहुत खिलाफ हो गए क्योंकि हज़ारों लोग मारे गए थे उसको ट्रांसफ़र में। उसके बाद जो इसने टैक्स बढ़ाया दुआब में तो उसको लेकर किसानों ने विरोध कर दिया क्योंकि सूखा अकाल पड़ गया था। और उसके अलावा जो इसने टोकन करेंसी चलाई थी उस टोकन करेंसी को लोगों ने घर में बनाया जिससे कि खजाना बिल्कुल ही खाली हो गया। द सुल्तान्स इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, 16th और 15th सेंचुरीज में सुल्तान क्या करते थे, तो अगर आपने इसको टेबल फिर से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे दैट आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली इन आगरा अंटिल 1526, 1526 तक दिल्ली और आगरा में सैयद और लोधी ने शासन किया। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टेब्लिश्ड फ्लरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्परस कैपिटल्स, और इन सभी जगहों पर बहुत ही अमीरी थी, लोग बहुत ही संपन्न थे, प्रॉस्पर थे। दिस वाज आल्सो द पीरियड विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत, और इस दौरान अफगान और राजपूतों के डेवलप होते हुए ग्रुपों को लोगों ने देखा था। एंड सम ऑफ द स्टेट्स इस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एजुकेटेड, और कुछ स्टेट जो इस दौरान में डेवलप हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली थे। दिस पीरियड वाज आल्सो द पीरियड विच सॉ द इमरजेंस में का उदय होना न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड राजपूत का भी उदय इसी पीरियड में हुआ था। सम ऑफ द स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड। शेर शाह सूर, जिसका असली नाम शेर शाह सूरी है, जो एक अफगान था, 1540 से 1545 तक किसने रूल किया था। स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी ऑफ फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं 1530, 1540, 1555, 1556, और इसी मुगल शेर शाह ने मुगल एम्परर, मुगल किंग हुमायूं को हराकर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया था। शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड इस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी, शेर शाह ने दिल्ली को जीता और अपनी खुद की डायनेस्टी तैयार कर दी। Although the Sood डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, सूड डायनेस्टी ने केवल 15 साल रूल किया था,
It introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. तो इसने अलाउद्दीन खिलजी से जो है बहुत सारे एलिमेंट्स को लिया और उनको अपने में अप्लाई किया. शेरशाह एडिशन became the model followed by the great emperor Akbar, when he consolidated the Mughal empire. 1556 में अकबर किंग बना तो उसने शेरशाह सूरी के बनाए हुए रूल्स और मॉडल्स को फॉलो किया, अप्लाई किया था अपने स्टेट में. द थ्री ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स. द थ्री ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स. The idea of the three orders was first formulated in France in the early 11th century. थ्री ऑर्डर्स का आइडिया सबसे पहले फ्रांस में आया था 11th सेंचुरी में. इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू थ्री क्लासेस. इसमें तीन क्लास में सबसे डिवाइड किया गया. पहला दोज हु प्रेड, जो प्रार्थना करते थे, दोज हु फॉट, जो लड़ते थे, एंड दोज हु टिल्ड द लैंड, और जो ज़मीन पर खेती करते थे. This division of society into three orders was supported by the church to consolidate its dominant role in society. सोसाइटी में डोमिनेंट रोल को फॉलो करने के लिए चर्च भी इसको फॉलो करता था. This helped the emergence of a new warrior group called knights. और इससे एक नया ग्रुप पैदा हुआ जिसको हम नाइट्स कहते थे, सामंत कहते थे, और नाइट बहुत ही ज़्यादा सम्मानित पद होता था. The church patronized this group and used them to propagate their idea of peace of God. चर्च ने इस ग्रुप को पैट्रोनाइज किया, यानी कि नाइट्स को पैट्रोनाइज किया, और अपने आइडिया पीस ऑफ गॉड को इसने इस्टेब्लिश किया. द अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट बैरियर्स away from conflict amongst themselves and send them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of Jerusalem. मुस्लिम्स ने जेरूसलम सिटी को कैप्चर कर लिया था, तो उसको जीतने के लिए, वापस लेने के लिए और नाइट्स को आपस में लड़ने से बचाने के लिए उनको इस तरह के कैंपेन्स में भेजा जाता था. दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ कैंपेन्स कॉल्ड द क्रूसेड्स. और जो सीरीज ऑफ कैंपेन थे उनको क्रूसेड कहते थे. दिस कैंपेन्स इन द सर्विस ऑफ गॉड एंड द चर्च कम्प्लीटली अलर्टेड द स्टेटस ऑफ नाइट्स. और इन कैंपेन्स ने जो सर्विस ऑफ गॉड था, चर्च को कम्प्लीटली स्टेटस ऑफ नाइट्स में डेवलप किया, उनको आगे बढ़ाया. ओरिजिनली दीज नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबल्स. एक्चुअल में ये जो नाइट्स थे ये नोबल्स के क्लास में नहीं बिलोंग करते थे. बट बाय द एंड ऑफ द 11th सेंचुरी इन फ्रांस एंड a century later in Germany, the humble origins of these barriers were forgotten. और धीरे धीरे जो है एक सेंचुरी के बाद ही जर्मनी में इस ओरिजिनल ओरिजिन को भुला दिया गया. Why the 12th century nobles also wanted to be known as knights. और 12th सेंचुरी में जो नोबल्स थे वो भी अपने आप को नाइट्स कहलाना पसंद करते थे. तो इस तरह से हमारा चैप्टर आज यहाँ पर फिनिश होता है. एंड आई एक्सपेक्ट यू विल enjoy the chapter, and if any problem you can directly contact me.